हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे फूड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और उसके बाद इन फूड रिसोर्सेज में हम कैसे कैसे किस किस तरह के इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि फूड हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल क्यों मैटर करता है। तो हम जैसे कि हमें पता है कि विदाउट फूड हम लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते, पर इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए फूड के बारे में कि फूड में 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स के हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारी बॉडी ग्रोथ में ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन से हमें मसल ग्रोथ मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट से हमें टिश्यू बहुत से टिश्यू बनने में हेल्प मिलती है और ये हमें टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। विटामिन्स और मिनरल्स से हमें बहुत से डिजीज़ और स्किन की वेयर टेयर से बचने में या प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है। ओके फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमंस ओमनीवोरस होते हैं, दैट मीन्स वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो हम सबसे पहले अब प्लांट्स की तरफ चलते हैं, एज ए फूड देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्लांट्स और वेजिटेबल्स हम हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं एज ए फूड। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी क्रॉप्स की तरफ। तो सबसे पहले क्रॉप्स आती है सीरियल्स। सीरियल्स में है व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स और सोरगुम। मोस्टली सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पल्सेस के ऊपर। पल्सेस में आते हैं पी, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी एंड लेंटिल्स। ये पेंसिल से हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑयल सीड्स पर। ऑयल सीड्स से हमें फैट मिलता है। तो हमारे ऑयल सीड्स हैं सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमी, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर। और लास्ट हमारे प्लांट क्रॉप्स है वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स में आ जाते हैं एग प्लांट जिसे ब्रिंजल भी कहते हैं, ओखरा, लेडी फिंगर्स जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं, बिटर गार्ड, स्नेक बीन्स, ये सारे हमारे वेजिटेबल्स हैं। और हमारे फ्रूट्स में आते हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज एक्सेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे लास्ट में आते हैं हमारे स्पाइसेस जो कि हैं क्यूमिन, टर्मरिक, चिली पेपर्स, सैफ्रॉन, वेनिला बीन्स एक्सेट्रा। तो हमारे इन वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमें वियर टेयर हमारे हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्प करते हैं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं क्रॉपिंग सीजन्स की तरफ। तो हमारे मेजर क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में खरीफ क्रॉप सीजन एंड रबी क्रॉप सीजन। तो वन बाय वन इनके डिफरेंसेस देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है, जो खरीफ क्रॉप होती है वो हॉट और वेट क्लाइमेट में उगाई जाती है और रबी क्रॉप कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट में उगाई जाती है। उसी तरह जो सीड सोन करने का टाइम होता है खरीफ क्रॉप में जून और जुलाई का होता है और रबी क्रॉप में अक्टूबर नवंबर का होता है। और हार्वेस्टिंग का टाइम खरीफ क्रॉप में सितंबर अक्टूबर का होता है और रबी क्रॉप में मार्च और अप्रैल का होता है। इसी तरह खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल देखते हैं, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन एंड ग्रीन ग्राम। उसी तरह रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमें फूड की डिमांड भी बढ़ती ही जाएगी। तो फूड की डिमांड बढ़ती जाएगी तो हमें फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। इसी कारण हमारे देश को इन फूड रिसोर्सेज के अंदर समय समय पर, टाइम पर रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। तो अब फ्रेंड्स हम रिसोर्स इम्प्रूवमेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे कंट्री में पहले हो चुका है। तो पहला हमारा रिसोर्स इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें हमारे देश में सीरियल प्रोडक्शन को बढ़ाया था, और दूसरा है हमारा वाइट रेवोल्यूशन जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो पहली है यूजिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स, मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी सीड्स यूज करिए। दूसरा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यूज करिए। और प्रोटेक्शन के लिए तीसरा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्रॉप यील्ड या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नई टेक्निक्स यूज़ की जाती है। तो इनमें 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। पहली है क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहले वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट किन किन कारणों से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हाई प्रोडक्टिविटी करने के लिए, दूसरा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, तीसरा बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, चौथा मैच्योरिटी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, पांचवा अडेप्टिबिलिटी, मतलब वाइडर अडेप्टिबिलिटी हो क्लाइमेटिक कंडीशंस की और अच्छे से अच्छी ग्रोथ होने के लिए।
ओके तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्रॉप वैरायटी में किन किन मेथड से इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इंटरमिक्सिंग की जाती है जीन्स की वेरियस क्रॉप्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस लाए जाते हैं प्लांट बॉडी के। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स को और न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक नई क्रॉप को बनाया जाता है। ओके तो फ्रेंड्स, अब हम क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाने की नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज की जाती है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। उनमें से कुछ प्रैक्टिसेस हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि प्लांट्स को उसके बेसिक नेसेसिटी वाले न्यूट्रिएंट्स, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सही मात्रा में दिए जाएं इन ए बैलेंस्ड वे। तो सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट्स कम मात्रा में यूज़ करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है जिंक, कॉपर एंड बोरॉन। ओके तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स किस तरह दिए जाते हैं या किस वे में प्लांट बॉडी में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें, सबसे पहले समझते हैं मैन्योर को। तो मैन्योर एक मिक्सचर होता है प्लांट, वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट का। मैन्योर दो टाइप के होते हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। तो कंपोस्ट में हम ओनली डिकम्पोज मटेरियल यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में हम अर्थवॉर्म की हेल्प लेते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, और ग्रीन मैन्योर में वेजिटेबल क्रॉप्स का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं मैन्योर के मेरिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मेरिट है मैन्योर का कि ये सॉइल को इनरिच करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, सॉइल का टेक्सचर अच्छा करता है और फर्टिलाइजर्स का यूसेज कम करवाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं दूसरा सब्सटेंस जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो दूसरा सब्सटेंस है फर्टिलाइजर्स, जो कमर्शियली प्रोड्यूस केमिकल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम और यूरिया। अब इनके फायदे भी और नुकसान भी है। तो इनके मेरिट्स हैं, इनसे हेल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ मिलती है और हाई क्रॉप प्रोडक्शन मिलती है। बट इनके डेमेरिट्स भी है कि इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज होती है। ओके तो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिस क्या होती है। तो बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें सबसे कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कम किया जाता है, बल्कि इसमें रिसाइकल वेस्ट, बायो मटेरियल्स, मैन्योर का यूज, बायो पेस्टिसाइड्स और हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम मैन्योर का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के लिए। तो फर्स्ट है, नेक्स्ट आती है इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स को पानी पहुंचाना। अब डिफरेंट सोर्सेज हैं इरिगेशन के, उनमें से देख लेते हैं हम वन बाय वन। वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। इरिगेशन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड वाटरशेड मैनेजमेंट है, ये दोनों टेक्निक हम ड्राई एरियाज में करते हैं, तो ताकि हम वाटर लेवल को बढ़ा सके। अब हम नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे चलते हैं, वो जो कि है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स मीन्स एक ही फील्ड में अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स एक साथ उगाना, या फिर सिक्वेंशियल ईयर्स में उगाना, या फिर सिक्वेंशियल सीजन्स में उगाना। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स अपनाने से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है और इससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके तो फ्रेंड्स, हम अब वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स की क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखते हैं। सबसे पहला है मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें एक ही समय में एक ही फील्ड पर एक साथ उगाई जाती है। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में भी दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही टाइम पे एक ही जगह पर बट एक डेफिनेट पैटर्न में उगाई जाती है। और तीसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हर सिक्वेंशियल सीजन के बाद क्रॉप्स को बदलकर नई क्रॉप्स उगाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की टेक्निक की ओर चलते हैं, जो कि है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्रॉप्स को
वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स से बचाया जाता है। तो बायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल है वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट, पैथोजेंस, और अबायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि प्रोटेक्शन करने के लिए, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स या कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो हमें बायोटिक फैक्टर्स से बचाने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स लाइक हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, और अबायोटिक फैक्टर्स से बचाने के लिए बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो इसी तरह फ्रेंड्स हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की सारी टेक्निक्स देख ली हैं, तीनों टेक्निक्स देख ली है। अब हम चलते हैं लाइफ स्टॉक की वैरायटी इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स को पढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स लाइफ स्टॉक वैरायटी इंप्रूवमेंट में सबसे पहले आता है एनिमल हस्बेंड्री। अब हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जो डोमेस्टिक एनिमल्स की फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखती है। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले आती है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग दो पर्पज से किया जाती है। पहले तो डेयरी पर्पस और दूसरा है ड्रॉट पर्पस। डेयरी मतलब दूध के लिए और ड्रॉट मतलब एग्रीकल्चरल टास्क को करने के लिए। एग्रीकल्चर टास्क के हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि टीलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग, प्लगिंग एक्सेट्रा। इसी तरह अब हम फ्रेंड्स इन कैटल्स को इनके वर्क के हिसाब से और इनके यूज़ के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो इनमें से जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनको मिल्क ब्रीड्स कहा जाता है और स्पेशली उनको दूध के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरे ड्रॉट एनिमल्स उनको एग्रीकल्चर पर्पसेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कैटल फार्मिंग। अब हम देखते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग में हम फ्रेंड्स डोमेस्टिकेटेड फाउल्स को, डक्स को, टर्की को, गीस को पालते हैं उनके अंडों के लिए और उनके मीट के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स पोल्ट्री फार्मिंग में डोमेस्टिकेटेड फाउल्स की दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होते हैं ब्रॉयलर्स जो कि जिनको ओनली फॉर मीट के लिए यूज किया जाता है, और दूसरे होते हैं लेयर्स जो कि अंडों के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि पोल्ट्री फार्मिंग किन फूड रिसोर्सेज को पाने के लिए की जाती है। अब हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है शेल्टर। तो इसमें सबसे पहले शेल्टर का बड़ा ध्यान रखा जाता है। शेल्टर बड़ा क्लीन, वेल इल्यूमिनेटेड और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। उसका टेम्परेचर 34 डिग्री से लेकर 38 डिग्री के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, पोल्ट्री मैनेजमेंट में बर्ड्स को होने वाली डिजीजेस जो कि वायरस, फंगी और पैरासाइट से होती है उससे बचाना ज़रूरी है। और तीसरी बात है प्रिवेंशन करना उनका इन्फेक्शियस डिजीज से, और इन्फेक्शियस डिजीज से इनका प्रिवेंशन करने के लिए उन्हें टाइमली वैक्सीनेशन देना पड़ता है। अगर दी हुई पोल्ट्री फार्मिंग की मैनेजमेंट टेक्निक्स को अगर नहीं अपनाया जाता है तो हमें अपने बर्ड्स की क्वालिटी और उनके हेल्थ में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। पोल्ट्री बर्ड्स के बाद हमारा नेक्स्ट लाइफ स्टॉक आता है फिश। फिश एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिश को पकड़ने के दो तरीके हैं, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग में समुद्र हो या नदियों में ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीकों से मछलियों को पकड़ा जाता है, पर कल्चर फिशिंग में पॉन्ड्स, टैंक्स या रिवर के किनारे एक छोटे से नेट्स बना के या ग्रुप बना के फिश को रियर, कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है। कल्चर फिशिंग को फिश फार्मिंग या पीसी कल्चर या फिर एक्वाकल्चर भी कहा जाता है। फिश प्रोडक्शन में नेक्स्ट आता है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर में ह्यूज अमाउंट ऑफ फिश पकड़ी जाती है। मैरीकल्चर में मरीन फिशेस को पकड़ा जाता है। मरीन फिशेस वो होती हैं जो ओशन और सी में पाई जाती है। इनको पकड़ने के दो तरीके हैं, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में नेट्स और गियर ऑपरेटेड फिशिंग वेसल्स होते हैं, और मॉडर्न मेथड्स में इको साउंडर्स और सैटेलाइट की मदद से मछलियाँ पकड़ी जाती है। मरीन फिशेस, शेल फिशेस और सी वीड्स के कल्चर को मैरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट फिश प्रोडक्शन में आता है इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज मतलब नदियों, तालाबों, लेक में पकड़ी जाने वाली फिशेस। इनलैंड वाटर में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ फ्रेश वाटर मछलियाँ होती हैं जो रिवर्स, कनाल्स, रिजर्वायर्स, लगून्स और ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं। इनलैंड फिशरी दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें कैप्चर फिशरी होती है और कल्चर फिशरी होती है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फिश प्रोडक्शंस के टॉपिक ख़त्म होते हैं, जिसमें हमने मैरीकल्चर, इनलैंड फिशरीज और कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशिंग
ओके तो फ्रेंड्स, अब लाइफ स्टॉक वैरायटी इंप्रूवमेंट में नेक्स्ट टॉपिक आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहते हैं। एपीकल्चर एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हनी बी की रियरिंग, केयरिंग और मैनेजमेंट किया जाता है उसके हनी और पैक्स के लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।